1 फरवरी सन 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर वापस लौट रहा था। इसमें बैठे हैं 7 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें एक इंडिया के लिए बहुत खास है, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद धरती पर लौट रहे थे और इनके परिवार और दोस्त इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन सब के लिए ये फ्लाइट बड़ी खास है, लेकिन नासा के लिए ये बहुत आम रूटीन फ्लाइट है, क्योंकि स्पेस मिशन कोलंबिया प्रोग्राम की ये 28वीं फ्लाइट है। 8:44 स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है। सभी सिस्टम एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। धरती पर स्पेस शटल में मौजूद हैं कैप्सूल कम्युनिकेटर कैप्कॉम चार्ली होबा। ये वो इंसान है जो स्पेस शटल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद चार्ली होबाक स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के साथ टायर प्रेशर की रीडिंग्स को लेकर बात करते हैं। And Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. Instrumentation, Max. दूसरी तरफ मिशन कमांडर रिक हस्बैंड अपना जवाब दे रहे थे कि अचानक से लाइन कट हो जाती है। उनकी तरफ से सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, राजर, और उनका जवाब अधूरा रह जाता है। चार्ली होबाक दोबारा से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। 10 मिनट बीत जाते हैं, कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं। Columbia, Houston, UHF, com check. स्पेस सेंटर में मौजूद नासा की ये टीम इस बात से अनजान है कि कोलंबिया स्पेस शटल में एक धमाका हो गया। कुछ ही मिनटों बाद केनेडी स्पेस सेंटर पर एक कॉल आती है, जरा टीवी ऑन करके न्यूज चलाओ। न्यूज में कुछ ऐसे दृश्य दिख रहे थे। They've lost contact. We can only hope that what we're seeing is not the worst. जमीन पर मौजूद कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें ये दिखाई दे रहा था मानो एक कॉमेट सा गिर रहा हो। ये चमकीली सी रोशनी ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर कई टुकड़ों में बिखरने लगता है। इस चमकीली सी रोशनी के बिखरे हुए हिस्से धरती की तरफ गिरने लगते हैं। 9:12 टेक्सास स्टेट में स्पेसशिप के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं। नासा को अब तक एहसास हो गया था कि यहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा हुआ है। कुछ ही घंटों बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश देश को बताते हैं, My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. The Columbia is lost. There are no survivors. सातों के साथ स्पेसमैन मारे जाते हैं और इसमें से एक थी 40 साल की इंडियन बॉर्न अमेरिकन कल्पना चावला, एक ऐसी महिला जिनकी दास्तां पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन गई। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, सिर्फ 5 सेकंड का टाइम निकालकर वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो, जिससे वीडियो को रीच मिलती है। और अगर हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। अब आगे की कहानी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता और माता बनारसी लाल चावला और संजय पोथी चावला पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से इंडिया आए थे और कल्पना इनकी चौथी और सबसे छोटी संतान थी। जब इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो कोई फॉर्मली नाम नहीं दिया गया था इनको। इनके घर वाले इनको मोन्टू कहकर पुकारते थे। जब उसकी बड़ी बहन स्कूल लेके गई, नाम पूछा तो हमने बोला नाम तो रखा ही नहीं है। घर का नाम उसका मोन्टू मोन्टू ही बोलते थे सब उसको। तो जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना नाम खुद ही चुना, कल्पना, जिसका मतलब हो सकता है इमेजिनेशन। उस वक्त किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये छोटी सी बच्ची आगे जाकर अपनी जिंदगी में क्या कर दिखाएगी। इनके भाई संजय चावला बताते हैं, समाज के साथ इनकी जद्दोजहद बचपन से ही शुरू हो चुकी थी। मैं इन लड़कों को दिखा दूंगी, मैं कोई ऐबी लड़की नहीं हूँ। संजय कहते हैं एक बहुत ही डिटरमाइंड लड़की थी। 1960 का जमाना इमेजिन करो, आज के दिन भी हरियाणा में कई जगहों पर मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। उस जमाने में तो क्या होता होगा। कल्पना चावला को स्पेस में दिलचस्पी आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखकर हुई थी।
बचपन में अपने पिताजी के साथ लोकल फ्लाइंग क्लब में जाती थी और इनके पेरेंट्स ने इनकी इस दिलचस्पी को नोटिस करना शुरू किया। लेकिन आगे जाकर वो जब बड़ी हुई तो इनके पिता और इनके प्रोफेसर और इनके टीचर्स सभी का ये कहना था इस प्रोफेशन को परस्यू मत करो, लड़कियों के लिए इस करियर पाथ में कुछ नहीं रखा। संजय चावला बताते हैं कि ये सबके लिए बहुत बड़ा शौक था। सबने उसे डिस्करेज करने की कोशिश करी कि मत करो ये, लेकिन कल्पना को कोई रोक नहीं सका। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करती है और इसके बाद चली जाती है अमेरिका अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। इवन दो इनके पिता इसको लेकर भी डिस्प्रूव कर रहे थे कि बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहिए। Because I lived in India in a very small town and forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college. आगे चलकर सन 1988 में पीएचडी भी कर लेती हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। इस वक्त इनकी उम्र करीब 26 साल थी और नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में ये काम करने लगती हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन फ्लूइड डायनामिक एयरक्राफ्ट की, यानी इस चीज को स्टडी करना, यानी जो हवा है वो फ्लूइड की तरह किस तरीके से फ्लो करती है एयरक्राफ्ट के विंग्स के अराउंड। और चारों तरफ से इनके पास ढेरों पायलट के लाइसेंस थे। एयरप्लेन, ग्लाइडर, सी प्लेन सब उड़ाना जानती थी। सन 1991 में ये अमेरिकन सिटीजन बन जाती हैं और 1994 में नासा 4000 एप्लीकेंट्स में 20 लोगों को एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करती है, जिनमें से एक नाम कल्पना चावला का भी होता है। नवंबर 1997 3 साल की ट्रेनिंग के बाद कल्पना अपनी पहली उड़ान भरती है स्पेस में। कोलंबिया प्रोग्राम के अंडर फ्लाइट STS-87 स्पेस शटल में बैठकर ये 250 से ज्यादा ऑर्बिट्स लगाती हैं धरती के। 2 हफ्ते तक स्पेस में रहती हैं। STS का पूरा नाम स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये ऑफिशियल नेम था नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम चौथा ऐसा प्रोग्राम था जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होती हैं। पहला प्रोजेक्ट मरकरी, फिर प्रोजेक्ट जेमिनी और फिर सबसे फेमस वाला अपोलो प्रोग्राम। फिर ये वाला प्रोग्राम जो साल 1988 में शुरू हुआ, ये इतिहास का सबसे लंबा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। 2011 तक चला। यहाँ नासा को फोकस करना था रीयूजेबिलिटी, एक ही स्पेस शटल को बार बार ऊपर नीचे लेकर आया जाए, हर बार नए स्पेस शटल बनाने की जरूरत न पड़े। 2 मेन स्पेस शटल थे जो इस प्रोग्राम में यूज किए गए। पहला था चैलेंजर और दूसरा था कोलंबिया स्पेस शटल। इस कोलंबिया डिजास्टर के बाद डिस्कवरी, एटलांटिस और एंडेवर स्पेस शटल भी इस्तेमाल किए गए, जो कि आज के दिन आपको म्यूजियम में मिल जाएंगे। इन सभी में से कोलंबिया पहला स्पेस शटल था जो स्पेस में गया, जो अप्रैल 1981 में डिजास्टर से पहले 27 सक्सेसफुल मिशन ये कंप्लीट कर चुका था। अब आप यहाँ सोचेंगे क्या एक शटल को यूज करना सेफ था? क्या यही कारण तो नहीं था इस डिजास्टर के पीछे? जवाब है नहीं। STS प्रोग्राम स्पेशली रीयूजेबिलिटी के लिए ही डिजाइन किया गया था। हर फ्लाइट के बाद एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था शटल को रिपेयर करने का और इन्हें सर्विस करने का। कोलंबिया हादसे के पीछे जो एक्चुअल कारण है वो एक बहुत माइनर रीजन था। 8:58 पर शटल पर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को एक इंडिकेशन मिलता है कि सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। कोलंबिया के बैकअप फ्लाइट सॉफ्टवेयर ने डिस्प्ले पर कुछ मैसेज दिखाए, ये बताने के लिए कि स्पेस शटल के लेफ्ट साइड वाले लैंडिंग गियर के 4 पहियों पर प्रेशर लॉस हो गया है। और ये वार्निंग एग्जैक्टली 1 मिनट पहले आई थी, उस समय से जब कोलंबिया ने धरती से सिग्नल खो दिया था। जमीन पर बैठे कैपकॉप इसी चीज को लेकर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे। अब कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ, हालांकि एस्ट्रोनॉट्स को कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, लेकिन नासा में कुछ लोग इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर जानते थे। हादसे से 1-2 घंटे पहले नहीं बल्कि पूरे 16 दिन पहले उनको ये चीज पता थी जिस दिन ये शटल लॉन्च हुई थी। बात यह है कि कोलंबिया के लॉन्च के 81 सेकंड बाद एक फॉर्म का छोटा सा टुकड़ा शटल से अलग होकर लेफ्ट विंग पर जाकर टकरा गया। ये फॉर्म उनमें से था
जिसको यूज किया गया था कोलंबिया के एक्सटर्नल टैंक को मेन शटल से कनेक्ट करने के लिए। ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं था, सिर्फ 60 सेंटीमीटर लंबा और करीब 40 सेंटीमीटर चौड़ा। इसका वजन सिर्फ 750 ग्राम था, लेकिन ये लेफ्ट विंग पर जाकर इतनी तेजी से टकराया कि इसकी वेलोसिटी उस वक्त एस्टिमेट की जाती है कि 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटों के बीच में होगी। इस चीज के 2 से 3 दिन होने के बाद नासा के कुछ इंजीनियर्स ने STS प्रोग्राम के मैनेजर रैंडी विटमोर को बोला कि पिक्चर्स लिए जाएं कि डैमेज को पता करने के लिए कि यहाँ क्या डैमेज हुआ है। स्पेस शटल को हम अपनी अमेरिकन स्पेस शटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर्स ने बताया कि चीफ ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। यही कारण है ये चीज बाद में पता चली तो हादसे के बाद अप्रैल 2003 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अपनी गलती स्वीकार करते हुए। 2008 में आई स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैवेज और विलियम हार्डवुड की किताब कॉम चेक में ये बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस तैयार थी अपने स्पाई कैमरे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ऑफिशियल ने मना कर दिया था। एक इंटरनल कमीशन बनाया गया था इस चीज को जांच करने के लिए, जिसका नाम था कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, शॉर्ट में CAIB। अगस्त 2003 में इस कमीशन ने अपनी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली, जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि कोलंबिया डिजास्टर क्यों हुआ था और किस कारण हुआ था। इस रिपोर्ट में एक बार फिर से मेंशन किया गया था नासा की नेग्लिजेंस को। नासा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट चीफ विलियम रेडी का फेलियर इस ऑफर को न एक्सपेक्ट करना कि स्पाइस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हम शटल के डैमेज को देख लें। यही कारण है इस डैमेज को जांचा नहीं जाता और अगले 15 दिन तक ये मिशन एज प्लान पर चलता है, अंटिल 1 फरवरी जब मिशन खत्म होने के बाद स्पेस शटल को धरती पर वापस लौटना था। स्पेस शटल के लेफ्ट विंग्स पर ये जो डैमेज हुआ था, इसकी वजह से एक छोटा सा होल हो गया था और धरती के एटमॉस्फेयर के नीचे आते हुए ये डैमेज और बड़ा होता गया। एक छोटे से होल की वजह से हवा लीक करने लगी और आमतौर पर एक थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो स्पेस शटल के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है, लेकिन हवा की वजह से ये होल और बड़ा होता गया और देखते ही देखते सूटकेस जितना बड़ा इंसुलेशन का पीस टूट चुका था। कोलंबिया स्पेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब बाहर की आग और गैसेस से एक्सपोज हो रहा था। इसकी वजह से पहले लेफ्ट विंग्स में लगे सेंसर का काम करना बंद कर जाते हैं, टेम्परेचर रीडिंग्स नहीं मिल पाती, फिर टायर प्रेशर की रीडिंग गायब हो जाती है और देखते ही देखते ये स्पेसक्राफ्ट टुकड़ों में बिखरने लगता है। जमीन पर मौजूद लोग इस वीडियो को कैप्चर करते हैं, जिनमें ब्राइट फ्लैशेस दिखते हैं। एक छोटे से फॉर्म के टुकड़े की वजह से ये पूरा हादसा होता है और 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी है। 2003 में जो CAIB की रिपोर्ट निकली थी, इसमें बताया गया ऐसे फॉर्म स्ट्राइक रेगुलरली होते हैं स्पेस शटल के लॉन्चेस में। 79 मिशन में जिनकी फोटो उपलब्ध थी लॉन्च के दौरान, उनमें पाया गया 65 में ऐसे फॉर्म स्ट्राइक पहले भी देखने को मिली है। तो ये बड़ी कॉमन चीज थी ऐसे फॉर्म स्ट्राइक होना। लेकिन इस फॉर्म स्ट्राइक के बारे में प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि ये टुकड़ा गलत समय पे गलत जगह पर जाके टकरा गया। हादसे के 5 साल बाद जब दिसंबर 2008 में एक और रिपोर्ट सामने आती है, कोलंबिया क्रू सर्वाइवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इससे पता चलता है कि केविन प्रेशर डिजास्टर होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की मौत कुछ ही सेकंड के अंदर हो गई थी। जब कोलंबिया स्पेस शटल वापस वायलेंट तरीके से बिखर रहा था तो उन्हें कोई हीट या डैमेज सहने नहीं पड़े। इस रिपोर्ट में क्रू के आखिरी मिनटों को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई थी। क्या हुआ उन आखिरी मिनटों में? चारों तरफ वार्निंग साइंस और अलर्ट बज रहे थे। टायर प्रेशर की प्रॉब्लम, लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम्स। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि अगर केबिन में बेहतर इक्विपमेंट मौजूद होती तब भी एस्ट्रोनॉट्स की जान नहीं बचाई जा सकती थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।